मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बलखाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। लड़का मेरी खूबसूरती को देखकर कहते, यह लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं खूबसूरत थी। मैं आदमी के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाववश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना न रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली, मैं तो आग हूँ, आग। मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं खूबसूरत हूँ, पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्करा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वो एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 की ही लगती थी। वो अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वो अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उसके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वो रवि शंकर को पसंद करती है और पापा उसके अनुकूल नहीं हैं। रवि शंकर कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई? आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उसका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहां तक मालूम था, मम्मी सचती संवरती तभी थी जब रवि शंकर घर पर होते थे या आने वाले होते थे। मैं यही सब सोचती हुई अपने घर आई तो दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आई तो किसी मर्दाने आवाज को सुनते ही ठिठक गई, पापा तो घर पर है नहीं, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर यह मर्दानी आवाज कहाँ से आ रही है और यह आवाज किसकी हो सकती है? मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। यह आवाज मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पापा आ गए हैं, लेकिन वह तो ऑफिस के काम से गए हैं। काम बीच में ही छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मैं यह सोचते सोचते दबे पांव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नजदीक आकर खिड़की की ओर देखा तो खिड़की बंद थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी। मेरे मन में वैसे कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं तो यह देखने के लिए बेचैन थी कि कहीं पापा तो नहीं आ गए हैं। तभी मेरी निगाह दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी। मैं एक आंख बंद कर दूसरी आंख से उस छोटे से गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हों और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हों। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास। आज तो होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? वेदांत अंकल यह कहकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ झुककर पकड़ लिया। क्यों? दिल भर गया। अब बस भी करो, काजोल कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। रवि शंकर की आवाज में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की शिकन तक भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो अभी यौन आमंत्रण हिलोरे मार रहा था। उसने रवि शंकर को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। काजोल अपनी सहेली के घर गई है, वो अभी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम भी? रवि शंकर ने यह कहते कहते मम्मी को बाहों में भींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो न, मना किसने किया है? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने उसको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़ गोबर हो गया। मैं हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निढाल पड़ गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही खींच आ रही थी। इस नासपीटी छींक को क्या अभी ही आना था? सारा खेल बिगाड़ दिया।
इतने में दरवाजा खुलने की भडाम की आवाज आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी, ताकि मम्मी यह समझे कि मैं माधुरी के घर से अभी अभी आ रही हैं। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा वो काफी भयभीत थी। वह मेरे करीब आकर बोली, कब आई? चेहरा खिल उठा और मैं किन्हीं ख्यालों में खो गई। लेकिन अंकल यह सब क्यों कर रहे हैं? मम्मी को पापा से हथियाने के लिए? क्या मुझे इन कपड़ों को स्वीकार करना चाहिए? मम्मी शायद इन कपड़ों का लालच दिखाकर मुझे अपने पक्ष में करना चाहती है। वो मुझे अपनी तरफ मिलाकर रखना चाहती है। रवीश अंकल यह अच्छी तरह जानते हैं कि माँ को हासिल करना है तो बेटी को भी खुश रखना होगा। माँ बिना बेटी के हाथ नहीं आने वाली। कुछ भी हो, मम्मी जब रवीश अंकल के साथ खुश है तो मुझे क्या हो सकता है? पापा मम्मी को यौन संतुष्टि नहीं दे पाते हों। रवीश अंकल यौन कला में माहिर हैं। उन्हें यौन जीवन को जीना आता है। माँ को नाखुश करने का या दोषी ठहराने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। मैं यह सोचते सोचते खिलखिलाकर हंस पड़ी। मम्मी, मैं मान गई रवीश अंकल को। कपड़ों की खरीदारी करने में वो औरतों से भी 2 कदम आगे हैं। और एक तुम्हारे पापा हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं उनके खूंटे से बांध दी गई। मम्मी यह कहते कहते काफी भावुक हो गई। मैंने देखा, उसकी आंखें भीग आई थी। उसके चेहरे पर पापा के प्रति वितृष्णा के भाव पसर आए थे। मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ माँ। तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो? पापा को जैसे जीना है वैसे उन्हें जीने दो और तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। मेरे यह कहते कहते उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे इस बात का कहाँ बोध था कि पति पत्नी के जीवन की राहें अलग अलग हो जाती हैं तो उनकी संतान त्रिशंकु सी बन जाती है। तो उसका हित कोई नहीं सोचता। मैं सोच रही थी, पापा बाहर जाकर क्या करते हैं? यह किसी ने भी तो नहीं देखा है। हो सकता है उनका भी किसी पास से संबंध हो। मम्मी के संबंध के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मम्मी के साथ मैं रह रही हूँ। हो सकता है पापा मम्मी से भी 2 कदम आगे हों। मैं केवल मम्मी को ही बुरा क्यों मानूं? पापा भी तो बुरे हो सकते हैं। मैं यह सोचते सोचते ही अपने